नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज का हमारा विषय है साइनस। सर्दी जुकाम एक ऐसी बीमारी है जो 2 से 4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहे तो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये साइनस बड़ा बीमारी बन सकती है। साइनस, जिसे मेडिकल भाषा में साइनोसाइटिस भी कहते हैं, इस बीमारी को इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बीमारी में दरअसल रोगी की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जुकाम रहता है। ठंडी चीज़ों से परहेज किया जाए तो ये बीमारी कई बार खुद भी खत्म हो जाती है, लेकिन जिन्हें ये परेशानी लंबे समय तक रहती है उन्हें नाक का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो क्या है ये बीमारी के लक्षण और कैसे इससे निजात मिले, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, डॉक्टर मेघा प्रभाकर, ईएनटी स्पेशलिस्ट। दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले सवाल डॉक्टर मेघा आपसे पूछना चाहते हैं हम, और उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण लगेंगी। साइनस को लेकर बात कही जाती है, किस तरह की ये बीमारी है, कैसे इसका पता चलता है और इससे क्या कुछ नुकसान हो जाते हैं? हेलो। जी हाँ जी, जी। नमस्ते सबको। हम्म। हाँ, पहले तो मैं बता दूं कि साइनस जो होते हैं जी। वो हमारी नाक के आसपास होते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत हद तक रिलेशन जो होता है नाक से होता है। हाँ, और इसकी बीमारी की वजह से नाक नाक का बंद होना, नाक से पानी आना और सर दर्द होना, चेहरे पे सूजन होना, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जब भी ये सिम्टम्स हो तो उसको इग्नोर ना किया जाए और माइनर सर्दी जुकाम को लेके उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एज अ प्रॉपर आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं और रूल आउट करें कि ये साइनसाइटिस है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। लेकिन ऐसे आम जुखाम, आम सर्दी जुखाम और साइनस, इसके बीच में किस तरह से पहचान कर सकते हैं? जी, देखिए, नॉर्मल सर्दी जुकाम जो होता है वो 5 से 7 दिन में चला जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो दिक्कत है उसमें आपको हेडेक बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इवन आप जब सर नीचे झुकाते हैं तो आपकी आंखों के अराउंड पेन नहीं होगा, चेहरे पे सूजन नहीं होगी और नाक का बंद होना उतना उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो तो वो इसके 3-4 दिन में ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी ये सिम्टम्स बने रहते हैं तो इसका मतलब कि आपका जो सर्दी जुकाम है वो उसका इन्फेक्शन बढ़ गया है और वो आपकी नाक के अराउंड जो साइनसेस है उसमें तो पहुंच गया है। तो इससे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्याएं और होती हैं, क्योंकि साइनस अगर बढ़ता है तो हमें किस तरह की तकलीफें होती हैं? हाँ, 4 तरह के साइनसेस हमारी बॉडी में नाक के अराउंड होते हैं। एक तो चीक बोन के पीछे होता है जिसको हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। इसके अलावा नोज के पीछे इथमॉइड साइनस होते हैं। हमारे फॉरहेड पे फ्रंटल साइनस होता है, ठीक है। और एक हमारी नाक के बहुत पीछे स्फिनॉइड साइनस होता है, ठीक है। इन चारों तरीके के जो साइनसेस हैं उन सबकी प्रेजेंटेशन बहुत अलग है। तो उस हिसाब से हम अपना डिसाइड करते हैं कि ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, इथमॉइड साइनोसाइटिस है या फ्रंटल साइनोसाइटिस है। अब जैसे कि अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस पेशेंट को होता है तो उसमें यहाँ कोई दबाने पे पेन होता है, ठीक है। नोज बहुत ब्लॉक हो जाती है। जो फ्रंटल साइनोसाइटिस होता है उसमें आपको पर्सिस्टेंटली एक तरह का हेडेक बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो इथमॉइड साइनस होते हैं जो नोज के पीछे होते हैं वहां पे हमारा नोज पूरा ब्लॉक होता है और वो इन्फेक्शन फ्रंटल में भी पहुंच जाता है। तो सभी तरह के साइनोसाइटिस का एक अलग प्रेजेंटेशन है, उसकी तरह से हम समझ जाते हैं कि कौन सा साइनोसाइटिस पेशेंट को है। और उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत रिलेटेड होता है। जैसे कि नॉर्मली 2-3 हफ्तों में साइनोसाइटिस ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो वो इन्फेक्शन हमारी ब्रेन को भी जाता है। इनफैक्ट हमारी जो आई बॉल है उसमें भी सूजन आ जाती है। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, लाइक कोई पेशेंट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट वगैरह ले रहा है, राइट, जो पेशेंट स्टेरॉइड थेरेपी पे काफी दिन से है, क्रॉनिक किडनी डिसीज का पेशेंट है, ट्यूबरकुलर है,
इस केस में ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ के पेशेंट को फंगल साइनोसाइटिस भी कराते हैं। उस केसेस में पेशेंट की जो बीमारी है वो काफी सीरियस हो जाती है और उनको सर्जरी का भी जरूरत पड़ सकता है। लेकिन मैडम अगर इस मौसम में देखा जाए, खास करके सर्दियों के मौसम में देखा जाए, तो आमतौर पर लोगों को हल्का सा जुकाम बना रहता है। क्या हम इसको भी साइनस से जोड़ सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर नोज में है तो ही वो साइनोसाइटिस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि नोज का इन्फेक्शन ही साइनसिस में जाता है ना। अगर जैसे कि मैंने पहले कहा है, कोई भी इन्फेक्शन 7-8 दिन में नहीं ठीक हो रहा है, परसिस्टेंटली सेम सिम्टम्स दे रहे हैं पेशेंट, तो आपको साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। उसकी डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एक्सरे है, सीटी स्कैन है, पूरा स्कैन हम करवाते हैं पेशेंट का, उसमें लेवल ऑफ साइनोसाइटिस डिसाइड की जाती है, उस हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैडम अक्सर देखा जाता है कि जिसको अगर सर्दी जुकाम बढ़ जाता है तो कानों में भी दर्द होता है, गले में भी ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो क्या ये चीज़ें अगर लंबे समय तक बनी रहें तो इसको भी हम साइनस से जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि ईएनटी एक अगर हम देखा जाए तो नाक कान गला पूरा एक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर नाक का इन्फेक्शन लंबे समय तक है, ठीक नहीं हो रहा है, तो छोटे बच्चों में ये इन्फेक्शन कान में भी जाता है ना। उस वजह से उनके कान के पर्दे में सूजन आती है, पर्दे से पस आना शुरू हो जाता है, ये सब चीजें बनी रहती है। इसके अलावा नाक जो है नीचे अगर हम जाते हैं तो वो गले को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो नोज का इन्फेक्शन पीछे गले में ही जाता है, तो फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सब सिम्टम्स पेशेंट को लगातार बने रहते हैं। जी मैम, हमारे साथ इसलिए साइनोसाइटिस को और इवन नोज इन्फेक्शन को जी जी प्रॉपरली डील करना जरूरी है। जी, हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी जुड़ गए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज का टॉपिक हमारा साइनस को लेकर हम बात कर रहे हैं और दर्शकों को उम्मीद है कि उन्हें बेहतर जानकारियां मिल पाएं और इस तरह की जो समस्या हैं उनसे निजात मिल सके। सर साइनस को लेकर के आम धारणा यही कही जाती है कि अगर जनरली बात करते हैं लोग तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि नाक की हड्डी बढ़ गई है और ये साइनस है, इसकी वजह से तुम्हें जुकाम बना रहता है और 12 महीने ये समस्या रहती है। तो क्या सर इसको केवल नाक की हड्डी बढ़ने से ही देखकर जोड़ा जाए या किस इसके कुछ और ऐसे लक्षण होते हैं जो भी एक साइनस का कारण बन सकते हैं? नरेंद्र सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अभी मेरे को समझ नहीं आया था किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप। सर आपसे ही सवाल कर रहा था सर। जनरली जब सर्दी जुकाम को लेकर बात होती है तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर आपको लंबे समय से ये समस्या है तो शायद ये साइनस हो सकता है और आपकी नाक की शायद हड्डी बढ़ गई है, आपको ऑपरेशन कराना होगा। इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या हम इसको और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर किसी और तरह की और भी समस्याएं होती हैं वो भी साइनस हो सकती है? और क्या साइनस का इलाज केवल ऑपरेशन ही है या फिर दवाओं से या कुछ ऐसे हम परहेज करें जिनसे इस पर निजात पा सकें हम? देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी को जुकाम खांसी हो रहा है तो उसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं और सबसे बड़ा कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। सीजनल है, यदि आपको ये सीजनल रहता है कि हर वर्षा ठीक हो जाता है फिर हो जाता है तो साइनस नहीं है। यदि साइनस होगा तो साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं वो आपका लगातार बना रहेगा। लेकिन यदि वो आता जाता रहता है तो इसका मतलब है कि आपको मेनली जो है आपको एलर्जिक हो रहा है, जो कि ज्यादातर इस मौसम में होता है। यदि आपका मौसम से साथ भी उसका ताल्लुकात है कि सर्दियों में हो रहा है या गर्मियों में हो रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर किसी पोलन से होता है, तो पोलन से जो होता है उसको हम ज्यादातर एलर्जिक बोलते हैं, या किसी परफ्यूम से या किसी चीज से हो रहा है उसको हम एलर्जिक बोलते हैं। दूसरा सीजनल वायरल भी होता है, तो ये वायरल इन्फेक्शन भी बार बार हो सकते हैं आपको और इसलिए वो भी सीजनल होंगे। तीसरा, आज की तारीख में कोविड भी हो सकता है। जो कोविड हमारा जो आजकल ओमाइक्रॉन या दूसरा पहले वेरिएंट था कोविड-19 भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। जो आपने मेरे से पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि देखिए, जब हमारा ये इन्फेक्शन ऊपर होता है तो वहीं साथ साथ हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, वहीं पर हमारे साइनसेस भी हैं। यस,
यदि सपोज इन्फ्लामेशन होता है तो साइनसेस में होता है, लेकिन यदि वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। लेकिन यदि नॉर्मली साइनोसाइटिस होगा तो वो आपका बना रहेगा, आपका जुकाम होगा, खांसी होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके बोलने में आपको बुखार भी हो सकता है और आपके नाक और वो बंद रहेगा। और उसके लिए आपको हर चीज का इलाज ऑपरेशन नहीं होता। हाँ, यदि हड्डी बढ़ जाती है तो वो नेजल साइनोसाइटिस से हो जाएगा, तो उसके लिए हमें उसका इलाज करना होगा। लेकिन हर साइनोसाइटिस का इलाज ऑपरेशन है, ये गलत है। तो इसलिए वो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। आपका उसके लिए एक जांच होगी, उसमें पाया जाता है कि नाक की एक जांच की जाती है और एक एक्सरे भी किया जाता है। यदि उसमें पाया जाता है कि उसके अंदर यदि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, टेढ़ी हो गई है, तभी ऑपरेशन होता है। तो अदरवाइज ऐसा नहीं कि ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नो, यदि एलर्जिक है या कुछ और तरीके से साइनोसाइटिस हुआ है तो तभी ठीक हुआ है जब एलर्जी को ठीक करेंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद सुपरएटेड इन्फेक्शन किसी को हो रहा है और उसके अंदर नाक की हड्डी पड़ी हुई है तो ऑपरेशन हो सकता है, उसका इलाज ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा कि बार बार उसको जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो उसको सुपरएटेड इन्फेक्शन था वो नहीं होगा। तो इसलिए ये गलत कहना है कि सिर्फ यदि साइनोसाइटिस है तो उसका हम ऑपरेशन कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। सर, क्या दवाओं को सेवन करके या दवाएं लेकर और किसी तरह का कोई परहेज करके इससे निजात पाया जा सकता है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि किस वजह से है। इज इट एलर्जिक, इट इज वायरल। यदि आप एलर्जी का स्टीम इनहेलेशन करें, बेस्ट तरीका तो होता है कि यदि आप स्टीम इनहेलेशन करें रात को और धूल मिट्टी से बचें तो आपको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है वो ज्यादातर नहीं होंगे। तो सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुप्रिया पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुप्रिया। आप अपना सवाल पूछिए। आप कहाँ से बोल रही हैं, पहले ये बताइए। जी नमस्ते सर। जी, मैं से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कुछ भी थोड़ा सा ठंडा खाते हैं या थोड़ा सा भी अगर जैसे सर्दी स्टार्ट होती है और इवन गर्मी भी अगर होती है तो बहुत जल्दी मुझे इफेक्ट स्टार्ट होती है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सिर दर्द होना। मतलब इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। मतलब मेडिसिन भी ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं तो भी इसका मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके लिए परमानेंट कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे थोड़ा सा आराम मिले? बिल्कुल, और वही सवाल का जवाब सर दे रहे थे कि अगर इन चीज़ों को हम सेवन करते हैं, जिस तरह की एलर्जिक सर ने बताया जो कि एलर्जी को लेकर के, तो सर मैम आप बताइए इनको कुछ समाधान कि किस तरह से एलर्जी से बचा जा सकता है, खासकर ठंडी चीज़ों से। एलर्जी बहुत सारी चीजों से होती है। कई सारे पेशेंट को टेम्परेचर से भी एलर्जी होता है। कई सारे पेशेंट को, जैसे सर ने बताया, पॉलन ग्रेन से, जो अलग अलग मौसम में अलग अलग पॉलन ग्रेन्स आते हैं, उससे भी एलर्जी होती है। डस्ट एक बहुत कॉमन सोर्स है एलर्जी का। तो जो एलर्जी के जो सोर्सेस हैं जिसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी है, उसको तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन, जैसा कई सारे पेशेंट आते हैं पूछते तो परमानेंट सोल्यूशन बताइए एलर्जी का, तो इट डजंट हैव एनी परमानेंट सोल्यूशन। मेडिसिन सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स को एलिविएट करने के लिए होती है ताकि पेशेंट को वो सिम्टम्स कम हो जाए या कम परेशान करे। लेकिन एलर्जी का कोई परमानेंट सोल्यूशन एटलीस्ट नहीं है। लेकिन अगर उसकी वजह से साइनोसाइटिस हो रही है, एटलीस्ट साइनोसाइटिस के बहुत सारे कॉजेस हैं। सर ने बताया बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है, नाक की हड्डी का तिरछा होना भी एक साइनोसाइटिस का कॉज है, इवन एलर्जी भी है। तो इनकी वजह से अगर साइनोसाइटिस डेवलप हो रही है तो मेडिसिन की वजह से पेशेंट रिलीफ हो जाता है। पर एलर्जी के लिए पेशेंट का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो तो उसको पॉजिटिव फैक्टर्स को ही एलिवेट करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, तो पेशेंट काफी हद तक उससे बच सकता है। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि अनुप्रिया आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सैनी, जिस तरह से एलर्जी को लेकर बात कर रहे थे और खास करके जो मैम ने भी कहा कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको उस चीज़ को त्यागना पड़ेगा, पूरी तरह से अवॉइड करना पड़ेगा। क्या इसका कोई और विकल्प हो सकता है कि अगर हम किसी कारणवश, मजबूरीवश, या हमने उस चीज़ को ले लिया और हमें एलर्जी है तो हमें वहाँ पर तुरंत जो रिलीफ मिल सके, ऐसा कोई इसका विकल्प रह सकता है? देखिए, यदि आपने ले लिया है तो एंटी एलर्जिक दवाई है। वैसे तो मैं कहूंगा कि तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कई बार एलर्जिक रिएक्शन इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि जानलेवा भी हो सकता है।
लेकिन यस, क्योंकि एविल की गोली टैबलेट जो है या एलेग्रा की टैबलेट आपको आम दवाई आम शॉप्स में मिल जाती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं कोई दवाई नहीं बोलूंगा लेने को, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशंस के लिए है। अब विटामिन सी वगैरह भी हम एंटी एलर्जी के लिए देते हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि किसी ने ले लिया उसको एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया है, तो मैं कहूंगा कि तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन यदि आपके पास उस समय जाने में देरी हो रही है तो आप एविल की गोली ले सकते हैं, एक गोली, उससे ज्यादा नहीं लेनी, और उसके बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कई बार ये जानलेवा भी हो सकती है। वेजोवेग मतलब अच्छा सा रिएक्शन हो सकता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर वगैरह काफी लो हो सकता है, काफी सारी खुजली हो सकती है, फिर इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, एडमिट करके दवाइयां भी देनी पड़ती हैं। तो इसलिए एलर्जी को बड़ा ऐसे मत लीजिए, बड़ा लाइटली मत लीजिए। यदि आपको कोई सा भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और आपको खुजली होने लगी है, एलर्जी का रिएक्शन कैसे पता लगता है कि आपको खुजली होने लगेगी, सिर भारी होने लगेगा, यदि ऐसा कुछ होने लगा है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाइए, और देर होने लगे तो आप एविल की गोली ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये जानकारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि अगर कुछ ऐसा माहौल बनता है या ऐसी मजबूरी होती है कि हमें कोई ऐसी चीज़ों का सेवन करना पड़ रहा है जिससे हमें एलर्जी है, तो हम उस जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जितना हम इन दवाइयों से बचें और अगर परहेज करें तो वो शायद ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। डॉक्टर मेघा, मैं एक आपसे और हम बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास ना ऑल्टरनेट दवाइयां हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को किसी एक से एलर्जी है तो उसको वो मजबूरी है वो दवाई खिलानी है। 99% हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसलिए और साथ में वो पता करके रखे कि यदि ऐसी कोई दवाई है जो एक कभी कभी किसी को कारणवश लेनी, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि एलर्जी किसी भी मनुष्य को होती है, उसको पता रहता है। तो अपने डॉक्टर से पता करिए, यदि सपोज मुझे ऐसा कुछ होता है तो मुझे क्या लेना है, तो उससे बना के रखिए, और अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में जिनको एलर्जी ज्यादा रिएक्शन होती है वो उसकी एक अपने पास स्लिप भी रखें कि ये इन चीजों से मुझे एलर्जी है। अगर किसी दुर्भाग्यवश किसी आपको कुछ हो जाए तो दवाइयों को पता हो किसी को भी कि हाँ इन आदमी को इस चीज से एलर्जी है। जी जी मेघा मैम। जी, मैं कहना चाह रही थी कि कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी होते हैं जिनको देने से पेशेंट का एलर्जिक रेस्पॉन्स काफी हद तक कम हो जाता है और वो अपना एक रूटीन लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं, ताकि एलर्जी की वजह से जो प्रॉब्लम उनको बहुत गंभीर हो जाती है उससे उनको काफी हद तक निजात पा जाती है। जैसे कुछ वैक्सीन भी होते हैं, इवन कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स भी हैं जिनका प्रॉपर डोज अगर हम दें तो वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करती है, जिससे पेशेंट का एलर्जी रिएक्शन काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। जी, अगर हम इसमें पूरे साइनस को लेकर के जो हमारा आज का विषय है उसमें बात करें तो किन किन सावधानियों का हमें ख्याल रखना होगा, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। सॉरी, मुझे बताना है? जी जी मैम। हाँ, साइनोसाइटिस की अगर हम बात की जाए तो उसके जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर वो वायरल इन्फेक्शन से हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा है, किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है, तो जो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं एक तो उनको रूल आउट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो साइनोसाइटिस में कन्वर्ट ना हो जाए और एक गंभीर साइनोसाइटिस का रूप ना ले लें, ठीक है। और जब भी आपको कोई भी सर्दी जुकाम एक हफ्ते से ज्यादा रह रहा है, दवाई खाने से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो प्रॉपरली एक स्कैन करवाएं, उसको रूल आउट करवाएं। कभी कभी साइनोसाइटिस एक बहुत बड़ी बीमारी के फॉर्म में सामने आता है। पेशेंट कभी फेशियल पफिनेस, हेडेक और आई स्वेलिंग के साथ आता है, वो एक इमरजेंसी हो जाती है। और कभी कभी ये इन्फेक्शन ब्रेन में भी चला जाता है, तो इसको बिल्कुल लेट ना करें आप। और जब भी कोई भी माइनर सर्दी जुकाम एक हफ्ते से ज्यादा रुक रहा है, बार बार हो रहा है, तो प्रॉपर एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाकर इसके ट्रीटमेंट के लिए आप स्टार्ट करें। जी सर, नरेंद्र सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि दर्शकों के लिए आप कोई टिप्स दें। देखिए, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बोला जैसा कि साइनोसाइटिस को मैं दो प्रकार में लूंगा, एक एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस। नॉर्मली एक्यूट साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं कि एकदम हुआ किसी आदमी को, तो उसका दवाइयों से निजात हो जाता है कि आदमी को हम दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। और स्टीम इनहेलेशन का जरूर करें, क्योंकि स्टीम इनहेलेशन बहुत जरूरी है। साइनस लोगों को बताने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे मुंह के मतलब हमारे फेस के ऊपर कुछ कुछ खाली जगहें हैं,
साइनस का मतलब वहाँ वो ये होता है कि कुछ कुछ खाली जगह है और उस खाली जगहों में यदि कुछ इन्फेक्शन, कुछ उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उनको साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो साइनसेस आर स्मॉल होल्स, मतलब स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस इन अवर बोन। और उसकी वजह से यदि मैं कहूँ कि मेरी आवाज जैसे आपको या किसी की आवाज आपको सुनाई देती है तो इस साइनसेस की वजह से यह है कि हमें आवाज ठीक से सुनाई देती है। जैसे किसी में साइनोसाइटिस में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी आवाज भी थोड़ी गड़बड़ाने लगती है, कुछ ठीक से नहीं आएगी। तो एक्यूट साइनोसाइटिस ज्यादातर इसका इलाज मेडिकल में होता है, और जब क्रॉनिक हो जाता है वही चीज की लंबे समय तक चली आ रही है, जो आपने कहा, फिर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं और कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। इसलिए आप पहले हमें पता लगाना जरूरी है कि एक्यूट साइनोसाइटिस के कारण क्या है, यदि बैक्टीरियल है या वायरल है या एलर्जिक है। नॉर्मली एलर्जिक होता है या वायरल होता है। थर्ड कंडीशन में बैक्टीरियल होता है तो उसको एंटीबायोटिक से ठीक कर लेंगे, अदरवाइज स्टीम इनहेलेशन और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने से ही आदमी ठीक रहता है। और यदि क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया तो हमें इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, और समय रहते हुए यदि ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों ने इतना कीमती वक्त निकाला और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज साइनस को लेकर हमने बात की, लेकिन साइनस से बचा भी जा सकता है। आप दवाओं को लेकर और परहेज करके, जिन चीज़ों से आपको लगता है कि अगर हमें एलर्जी है, उन चीज़ों से दूरी बना करके अगर हम रहेंगे तो इस बीमारी से बच भी सकते हैं। लेकिन अगर इस बीमारी को हमने नज़रअंदाज किया तो इसके नुकसान भी काफ़ी उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी किसी विशेषज्ञ के पास जाएं और वहां पर जाकर के आप अपना चेकअप कराएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।